वेलकम टू एस नवाज क्लासेस। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 के सिलेबस में से पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है एक्चुअली हमारे केमिस्ट्री का शुरुआत है, जहां हम लोग समझने जाएंगे कि आखिर हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरह समझें। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करना चाहेंगे क्लास 7 या फिर 8 में जो चीज़ सिखाई जाती है केमिस्ट्री के बारे में। और उसकी शुरुआत करते हैं हम लोग मैटर से। आप लोगों ने ये नाम सुना ही होगा, मैटर, लेकिन बहुत कम लोगों को ही जानकारी होती है कि एक्चुअली में मैटर होता क्या है। तो चलो समझते हैं कि मैटर होता क्या है। बताया गया है कि दुनिया में कई सारी चीजें होती हैं जो कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, लेकिन लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उन सभी के बॉडी जो है वो एक मास ऑक्यूपाई करते हैं, वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो जो चीजें मास ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे और उसे हम लोग अपने सेंसेस से समझ सकते हो, उन्हें क्या कहेंगे? मैटर। तो मैटर के बारे में जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने, इन्हें हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डाल्टन। डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने इसके रिलेटेड एक थ्योरी दिया था और उसे हम लोग जानते हैं डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी। उस एटॉमिक थ्योरी में ये बताया गया था कि जितने भी मैटर्स है वो सारे के सारे कंपोज किए हुए होते हैं वेरी टाइनी पार्टिकल्स। उस पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया था? एटॉम्स। यही एटॉम जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम सोचते हैं कि ये हमारे पास में एक एटॉम है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का, हो सकता है ये हाइड्रोजन का एटम हो। ये एटम बहुत सारे इस तरह से आपस में कंबाइन किए हुए होते हैं और कंबाइन करने के साथ साथ में आपस में कनेक्ट करते हैं। इसी कनेक्शन से वो पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा मैटर बना हुआ होता है। लेकिन डाल्टन ने एक और बात बताई कि किसी भी सब्सटेंस का एटम हर लिहाज से एक जैसा होता है। कहने का मतलब ये कि अगर मान लो हम एक सब्सटेंस का नाम लेते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के सारे एटम्स हमेशा एक जैसे होंगे, उनका साइज एक जैसा होगा, उनका कलर एक जैसा होगा, उनका स्मेल एक जैसा होगा, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक जैसे होंगे, सारी चीजें एक जैसी होंगी। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के एलिमेंट्स को या पर्टिकुलर सब्सटेंस के एटम्स को हम लोग दूसरे सब्सटेंस के एटम से कंपेयर करेंगे तो वो आपस में डिफरेंट होंगे। यानी कि हाइड्रोजन का एटम आयरन के एटम से अलग होगा। ठीक है, तो यही एटम्स आपस में मिलने के बाद में मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यही मॉलिक्यूल्स फिर आपस में मिलने के बाद पूरा का पूरा मैटर और मैटर का सिस्टम क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब सारे मैटर्स हमारे पास में मौजूद हो तो ये किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, इस पर बात करते हैं। तब जाके हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल की शुरुआत करेंगे। बताया ये जाता है कि हमारे पास में जितने भी तरह के सामान हैं दुनिया में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहा जाएगा प्योर सब्सटेंस। नंबर 1 इज व्हाट? प्योर सब्सटेंस। एंड नंबर 2 इज, आपको पता ही होगा क्या मैं कहने जा रहा हूं। अगर एक प्योर है तो दूसरा क्या हो जाएगा? इम्प्योर सब्सटेंस। यहां पर ये प्योर और इम्प्योर मैटर के दो डिफरेंट टाइप्स है जो हमारे अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं। इस प्योर सब्सटेंस का अगेन दो अलग अलग टाइप है। इसमें से एक चीज जो कि प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक तरह का एटम, एक तरह का मॉलिक्यूल शामिल हो, उस प्योर सब्सटेंस के टाइप को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स की डिफिनेशन के तौर पर हम लोग ये सोच सकते हैं और ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स आर नथिंग बट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। जबकि दूसरा हमारे पास में क्या है सर? कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स वो चीजें होती हैं इनमें एक से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन तो करता है लेकिन फिक्स रेशो में। तो इन दोनों से हम लोगों ने क्या पाया कि प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स हमारे पास में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है।
इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। जबकि ये हमारे पास में प्योर तो है, बट इट इज फॉर्म ऑफ व्हाट? फॉर्म्ड बाय combination of atoms of different elements in a fixed ratio, ये कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं, ये एलिमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एग्जिस्ट करने के लिए ये चीजें हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, एटम्स के फॉर्म में कभी नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि सभी के फॉर्मेशन में एटम्स ने ही कंबाइन किया होता है, और एटम जब कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर मैं एलिमेंट्स का एग्जांपल देना चाहूं तो एलिमेंट्स का हमारे पास में एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजन, ये एक एलिमेंट है, या फिर कार्बन ये एलिमेंट है, या फिर फ्लोरीन, या फिर हमारा बहुत ही फेमस मेटल आयरन। ये सारी की सारी चीजें क्या है यहाँ पे बाबू? ये चीजें हमारे पास में एलिमेंट्स है। लेकिन कंपाउंड्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा? H2O। जैसा कि आप देख सकते हो H2O में दो तरह का एलिमेंट है, कौन कौन सा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन उनका जो रेशो है वो इन टर्म्स ऑफ एटम फिक्स है। H2O ये वाटर का फॉर्मूला है, इस H2O को कभी भी हम लोग HO नहीं लिख सकते हैं, इस H2O को कभी भी हम लोग H2O2 नहीं लिख सकते हैं। H2O2 इज अ डिफरेंट कंपाउंड। तो ये जो फिक्स रेशो वाली बात मैंने कह रखी है, किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए ये फिक्स रेशो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक अगर एग्जांपल दिखाना चाहूं मैं, तो ये हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें एक कार्बन और दो ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किया है। और इसके अलावा दिखाना चाहूं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों ही कंपाउंड में एलिमेंट सेम है, कार्बन और ऑक्सीजन। फर्क सिर्फ किस बात का है कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का एटॉमिक रेशो 1:2 है, एक कार्बन के साथ में दो ऑक्सीजन कंबाइन है, यहाँ पर कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन कंबाइन है। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब फिक्स रेशो में मिलेगा एटम्स आपस में, तो उस मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। इतना क्लियर है? कंपाउंड्स को ही एक्चुअली हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉपर्टीज जाननी होंगी। जब तक हम चीजों का प्रॉपर्टीज नहीं जानेंगे, उसे प्रॉपर वे में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को पहचानने से पहले हमें ये पता करना होगा कि वो जिन एलिमेंट्स के जरिए मिलके बने होते हैं उनका प्रॉपर्टी क्या है, और उनके प्रॉपर्टीज को जान के ही उन्हें एक फिक्स रेशो में रिएक्शन करवा के हम लोग कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं, और अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर देयर प्रॉपर्टीज उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जिस समय इसका डेवलपमेंट चल रहा था, तो साइंटिस्ट ने इस बात को नोटिस किया कि कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी देखी गई। जब साइंटिस्ट ने देखा कि अगर उनकी प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटीज है, तो क्या वो लोग सिमिलर टाइप्स ऑफ कंपाउंड भी बना सकते हैं, इसलिए इस तरफ अप्रोच किया गया, कई सारे रिएक्शंस किए गए और रिजल्ट पाया गया। फिर बाद में ये भी देखा गया कि जिन जिन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी है, उनके बीच उनके एटॉमिक मास का एक खास रिलेशनशिप है। तब वहां से पहली बार ये अप्रोच हुआ कि किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी उनके एटॉमिक मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर उन पर डिपेंड करता है। तो पीरियोडिक टेबल के बनने से बहुत पहले ही डोब्रीनर्स नाम के साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद है जिनके एटॉमिक मास में काफी स्पेशल रिलेशनशिप देखा गया है, जिनका प्रॉपर्टी भी सिमिलर है। तो पीरियोडिक टेबल के थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके देखें, तब हमें क्या मिल जाएगा? डोब्रीनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। आप समझ सकते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल बनने का जर्नी की शुरुआत है। यहाँ पर डोब्रीनर्स ने कहा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीन जो है हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, और इन तीनों में खास बात ये देखी गई कि इनका प्रॉपर्टी काफी सिमिलर है। बाद में डोब्रीनर ने इस बात को नोटिस किया और हमें बताया कि इनके जो एटॉमिक मास है, जैसा कि आप देख सकते हैं
इनका जो एटॉमिक मास गिवन है 7 फॉर द लिथियम, सोडियम के लिए 11 और पोटेशियम के लिए 39। इनके बीच में एक स्पेशल रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप ये है कि अगर हम लोग इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं तो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी के दो एलिमेंट के एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेटली अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगा। एग्जांपल के तौर पर देखो, ये हमारे पास में फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारे पास में थर्ड एलिमेंट है। इसका एटॉमिक मास 7 है और इसका एटॉमिक मास 39। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं 7 + 39, दो एलिमेंट के मास को ऐड किया है तो इसे हम लोग बाई 2 करेंगे। जब इसे आप बाई 2 करेंगे 7 + 39 इट विल बी 46 डिवाइडेड बाय 2। जब ये डिवाइड हो रहा है तो कितना इसका मास आएगा बच्चा? 23। और एक्चुअली में सोडियम का एटॉमिक मास भी कितना होता है? 23। सोडियम का एटॉमिक मास भी कितना होता है? 23। तो आप देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये तीनों के तीनों जो है वो सेम प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट्स हैं। इनका एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, पहले 7, बाद में 23, उसके बाद 39। लेकिन अरेंजमेंट में खास बात क्या पाई गई कि पहला एलिमेंट और आखिरी के एलिमेंट का एटॉमिक मास का जो अरिथमेटिक मीन है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके है? 23 के। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा डोब्रिनस ने दो और ट्राइड का हमें एग्जाम्पल दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी अरेंज कर रखा है। कैल्शियम जिसे हम लोग Ca से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका सिंबल है स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये तीनों भी मेटल है, पहले वाले सीरीज के मुकाबले में थोड़ा सा कम रिएक्टिव है। इन चीजों को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, जबकि पहले वाले को अल्कली मेटल्स कहा जाता है। यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है 40, 87.5 एंड 137। इन चीजों को अगर अब ऐड करते हैं, पहले के लिए 40 और आखिरी के लिए 137, दो एलिमेंट का एटॉमिक मास का मीन निकालना है तो इसे हम लोग ऐड करके बाई 2 कर देंगे तो 7 + 0 यहाँ पर 7 हो जाएगा। 3 + 4 अगेन 7 एंड 1 डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास में 2। डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ रहा है 2 8 16 एंड 2 8 16 वंस मोर टाइम। उसके बाद डेसिमल प्लेस को आगे बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ हमारा आंसर आया है 88.5 और ये हमारे पास में है 87.5। ये एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं है लेकिन काफी अप्रोक्सीमेटली क्लोज है। यही बात हम लोगों ने किसने बताई है? डोब्रिनस के लॉ ऑफ ट्राइड में। आप क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ में भी अगर यही कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन वो ब्रोमीन के एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा। क्लियर है? चलो, इसी चीज को जब डोब्रिनस ने किया तो सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बीच में बताया, लेकिन इस चीज के, इस अप्रोच के जरिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के बाहर आई वो ये कि एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टी के बीच में रिलेशन है कि जब कभी भी एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा तो प्रॉपर्टी सिमिलर दिखेंगी एक फिक्स इंटरवल के बाद। इसी चीज को फर्दर एक्सप्लेन किया है न्यूलैंड्स नाम के एक इंग्लिश साइंटिस्ट ने, और उन्होंने लॉ दिया है लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये जो हमारे पास में वर्ड ऑक्टेव है, ये ऑक्टेव वर्ड निकल के आता है हिंदी के 7 सुरों से। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं हिंदी के 7 सुर कौन से हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये हमारे पास में देखो हिंदी के, हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के 7 सुर है। इनमें से सारे गामा पा धा नी के बाद में फिर से क्या आता है? सा। क्या देखा गया कि जो हमारे पास में पहला सुर है वही सुर कौन सा है? हमारा 8वां सुर है। ये जो म्यूजिक के 7 सुर है तकरीबन इसी हिसाब से उन्होंने देखा कि जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अराउंड अरेंज किया जाता है तो हर एक 8वां एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी पहला एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी से सिमिलर है।
आप काउंट करके देखें, अगर मैं समझता हूं ये मेरे पास में फर्स्ट है लिथियम, तो ये बेरिलियम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 कौन है? 8 है सोडियम, जिससे कुछ देर पहले डोब्रिनस ने भी यही बताया था कि सिमिलर है। अगर हम लोग समझते हैं कि चलो हमारे पास में कार्बन हमारा फर्स्ट है, तो ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 कार्बन और सिलिकॉन, इनका प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर है। तो बताया यही गया कि जैसे जैसे हम लोग एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, तो हर 8वां एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो पहला एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी से सिमिलर होगा। दैट मीन टू से कि एवरी 8 एलिमेंट इज अ काइंड ऑफ रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट। ये हमारे पास में न्यूलैंड्स का लॉ है। इसी लॉ को फर्दर एक्सप्लेन किया मेंडलीव ने, क्योंकि न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव में एक प्रॉब्लम ये देखा गया कि वो हेवी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं थे। मतलब आयरन, कॉपर, जिंक, इन सब एलिमेंट के एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब अरेंज किया गया तो यहाँ पर वो ऑक्टेव रूल फॉलो नहीं हुआ। दैट मीन्स कि ये न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव एक लिमिटेड पोर्शन ऑफ एलिमेंट्स को ही एक्सप्लेन कर पा रहा था। लेकिन मेंडलीव ने उसी बेसिस को यूज करते हुए एक लॉ दिया, और सिर्फ लॉ नहीं दिया बल्कि उसके बेसिस पर एक टेबल भी फॉर्म करके दिया, जिसे हम लोग पीरियोडिक टेबल कहते हैं। उन्होंने ये बताया कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं तो एक फिक्स इंटरवल के बाद में उनका केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होगा। ये फिक्स इंटरवल क्या है? अगेन वही सेम, हर 7 के बाद 8वां क्या होगा? प्रॉपर्टी के मामले में सिमिलर होगा। और उन्होंने इस बेसिस पर एक पीरियोडिक टेबल फॉर्म कर दिया। यहां पर क्लास 10 में कई बार क्वेश्चन आता है कि स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ हमें ये बताता है कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इस डेफिनेशन में एक वर्ड आया है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक का मतलब ही होता है रिपीट होने वाला, और फंक्शन कहने का मतलब है कि किस तरह से वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस करके फंक्शन कर रहा है। तो एटॉमिक मास के बेसिस पर जब कभी अरेंज किया जाएगा किसी भी एलिमेंट्स के सीरीज को, तो हर कुछ देर के बाद में फिक्स इंटरवल के बाद में प्रॉपर्टी रिपीट होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर एक बहुत ही नोटिसेबल बात है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बेसिस क्या है? अरेंजमेंट्स का। तो अरेंजमेंट का बेसिस है दिस पर्टिकुलर लॉ इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, जिसे हम लोग एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एटॉमिक मास। इसके बेसिस पर उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया। अब टेबल होता क्या है पहले वो समझ लीजिए। टेबल हमारे पास में एक ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कितने रोज बना दिए हैं, 1 2 3 एंड 4। और कुछ वर्टिकल कॉलम्स होते हैं कुछ इस तरह से। तो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को ही हम लोग कहते हैं टेबल। मेंडलीव ने भी इस तरह का एक टेबल फॉर्म किया और इस टेबल के हर एक पोजीशन पर एक एक एलिमेंट को प्लेस किया, तो वो एलिमेंट का अपना पोजीशन कहलाया। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया था उसमें उन्होंने जो हॉरिजॉन्टल रोज है, जो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, उन्हें मेंडलीव ने पीरियड्स का नाम दिया। और यही पीरियड्स मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने थे? 7। और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उस कॉलम को उन्होंने ग्रुप्स का नाम दिया। और मेंडलीव के इनिशियल पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ 8 ग्रुप्स थे।
इन ग्रुप्स को उन्होंने रोमन में नाम लिखा, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और इस तरह चलते हुए ग्रुप 8 तक उन्होंने फॉर्म किया। और पीरियड हमारे पास में 7 थे, जिसको नॉर्मल इंग्लिश अरेबिक जो नंबर हमारा होता है इस वाले फॉर्म में उन्होंने नंबरिंग कर दिया। क्वेश्चन आता है कि मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप और कितने पीरियड थे, तो आप देख ही सकते हैं कि शायद 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप्स थे। मेंडेलीव ने जिस समय डिस्कवरी किया है उस समय अराउंड 76 एलिमेंट्स मौजूद थे। एक्चुअली में मौजूद तो कई सारे थे, उस समय तक डिस्कवर हो चुके थे। तो सारे एलिमेंट्स को उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में अलग अलग पोजीशन पर रखा और बताया यही कि एक ग्रुप में, यानी कि हमारे पास में इस वाले पोर्शन में जितने भी एलिमेंट्स रखे जाएंगे वो सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर होगा। और अगर मान लो यहाँ पर सारे एलिमेंट रखे हुए हैं तो इन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर होगा। दैट मीन्स द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली सेम नहीं होता, लेकिन प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी पाई जाती है। क्लियर है? मेंडेलीव के समय में, जिस समय ये पीरियोडिक टेबल पर काम कर रहे थे, उस समय तक नोबेल गैस डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए इनिशियल टाइम्स में सिर्फ और सिर्फ 8 ग्रुप्स ही बताए गए। लेकिन मेंडेलीव के लाइफ स्पैन में ही लेटर ऑन ये जो हमारे नोबेल गैसेस है, इनर्ट गैसेस, वो डिस्कवर हुए और इस डिस्कवरी के बाद में मेंडेलीव ने उस नए एलिमेंट्स को एक डिफरेंट ग्रुप में जगह दी और उस ग्रुप का नाम रखा ग्रुप 0। ग्रुप 0 नाम रखने का मकसद यही था कि जितने भी नोबेल गैसेस होते हैं वो किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ में कंबाइन नहीं करते, उनका वैलेंसी 0 होता है, इसलिए ग्रुप का नाम भी क्या रख दिया, 0। और ऐसा करने की वजह से कुल ग्रुप्स कितने हो गए हैं यहाँ पर, 8 तो पहले ही था, तो 8 + 1 9 ग्रुप्स हो गए। तो कई सारे बुक में ये भी मेंशन किया हुआ है कि मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड एंड 9 ग्रुप्स होते थे। क्लियर है? इसके बाद ये देखा गया कि मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई। प्रॉब्लम्स ये देखा गया कि उन्होंने जिन जिन लॉज को फॉलो करने को कहा था वो लॉज को कहीं ना कहीं एक दो जगह में मिस कर गए। उन्होंने कहा था कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे, लेकिन कुछ जगहों में, खास करके मैं अगर दिखाना चाहूं आपको, तो आर्गन और पोटेशियम, यहाँ पर आर्गन का पोजीशन पहले है और पोटेशियम का पोजीशन बाद में है। देखा ये गया कि आर्गन का एटॉमिक मास 39.8 है और पोटेशियम का 39.1 है, यानी कि जो बाद में आ रहा है उसका एटॉमिक मास कम निकला। तो ये मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल का वन ऑफ द लिमिटेशन बनकर आया। इस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह कोबाल्ट और निकेल का भी एक तरह का पेयरिंग था, टेलुरियम और आयोडीन का भी एक तरह का पेयरिंग था। इस तरह के पेयरिंग को हम लोग बोलते हैं एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट, जहां पर हायर एटॉमिक मास जो है वो बाद में पुट किया गया, लोअर एटॉमिक मास जो है वो पहले पुट किया गया, क्योंकि वो उसी ग्रुप में उस तरह से बिलोंग कर पा रहे थे। मेंडेलीव इस बात को बताने में फेल हुआ कि आखिर उन्होंने इस तरह का अरेंजमेंट क्यों किया। उनके पीरियोडिक टेबल में और एक प्रॉब्लम को देखा गया कि उन्होंने इस ग्रुप 8 में एक साथ 3-3 एलिमेंट को प्लेस किया, जबकि बाकी के ग्रुप जो है वो सारे ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। यानी कि 1 जो ग्रुप है उसमें ग्रुप 1A और ग्रुप 1B को एज अ सब ग्रुप ट्रीट किया गया है। इस तरह ग्रुप 2 में भी ग्रुप 2A एंड 2B बना, ग्रुप 3 में ग्रुप 3A 3B बना। तो 1 से लेके 7 तक सारे को जो है सब ग्रुप दिया, लेकिन 8 में सब ग्रुप A और B नहीं दिया, वहां क्या कर दिया गया, 3 एलिमेंट। तो ये क्यों किया, ही डज नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग। और केमिस्ट्री में जिन चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया जाता प्रॉपर वे में, वो लिमिटेशन बनकर सामने आता है। तो ये इस मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल का दूसरा लिमिटेशन। इसके अलावा मेन पीरियोडिक टेबल के बाहर उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया। उन एलिमेंट्स को हम लोग लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स के नाम से जानते हैं। वो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि उन्होंने
क्यों इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा है, मेन पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दी है। तो ये पीरियोडिक टेबल का जो कि मेंडलीव ने फॉर्म किया उसका थर्ड लिमिटेशन हो गया। चौथा लिमिटेशन ये देखा गया कि सिमिलर एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में प्लेस कर दिया, जबकि डिफरेंट एलिमेंट्स को सिमिलर ग्रुप में प्लेस किया। आपको बताता चलूं कि कुछ हेवी मेटल्स को ग्रुप 8 में प्लेस किया गया था, लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकेल, और उसी तरह के कुछ हेवी एलिमेंट्स को ग्रुप 1 में प्लेस कर दिया गया, लाइक सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये थोड़ा सा अब्रप्ट हो गया कि एक जैसे बिहेवियर रखने वाले एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में प्लेस कर दिया गया, जबकि उन्होंने कहा था कि एक ही ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट आपस में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रखेंगे। तो ही फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई ही पुट दीज सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स। और इसी को ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्रुप 1 में बाकी जो एलिमेंट है लाइक लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, जबकि ग्रुप 1b में मौजूद ये सिल्वर और गोल्ड ये बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल है। तो दिस बिकम व्हाट? लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो इस लिमिटेशन को देखते हुए बाकी के साइंटिस्ट ने इस पर काम करना शुरू किया, और एट द एंड मोसले नाम के एक साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्शन किया। उन्होंने ये बताया कि किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक प्रॉपर्टी या कोई भी केमिकल या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक मास पर नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। अब एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि सपोज करो हमारे पास में एक एलिमेंट है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसी बीच में एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट चल रहा था, जहां से हमने ये सीखा कि अगर एक एटम का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है कि उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो उसके इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करते हैं, एटॉमिक मास पर नहीं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। इसलिए ओवरऑल कंक्लूजन ये आया कि केमिकल प्रॉपर्टी शुड डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर बट डज नॉट डिपेंड अपॉन एटॉमिक मास। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया। वहां ये बता दिया गया कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट का इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का हमारा मेन जो बेस है वो बेस क्या निकला सर? एटॉमिक नंबर। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उस पुराना पीरियोडिक टेबल को रिप्लेस कर दिया गया, जहां पर पीरियड्स तो पहले के जैसे ही 7 निकले, लेकिन ग्रुप्स क्या हो गया? हर एक सब ग्रुप को बांट करके उसको 18 ग्रुप्स कर दिया गया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल कितने पीरियड्स हैं? 7। कितने ग्रुप्स है? 18। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं कि इतनी देर से जो हम लोग बात कर रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी होता क्या है और कौन कौन से प्रॉपर्टी को हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए, मैंने कुछ स्लाइड्स बना के रखे थे जो अभी दिख नहीं रहा, देखते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में जो सबसे पहला नाम आता है हमारे पास में वो होता है एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। आपको अच्छे से पता है कि एटम को स्फेरिकल कंसीडर किया गया है। अगर एक एटम स्फेयर है तो उसका साइज डिपेंड करेगा उस स्फेयर के रेडियस पर।
तो आखिर ये एटम का साइज होता क्या है, एटॉमिक रेडियस होता क्या है। सपोज मैंने यहाँ पर एक स्फीयर क्रिएट किया और ये रहा उस स्फीयर का सेंटर, उस स्फीयर का सेंटर जहाँ पर न्यूक्लियस है। अगर ये वाला स्फीयर हमारा एक एटम को एक्सप्लेन कर रहा है तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस से उसके आखिरी शेल का जो डिस्टेंस है उसे ही हम लोग कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस को ही हम लोग कहते हैं एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस एक ही बात है, एंड इट इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, जहां पर सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हमें एक्चुअली में इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये जानना है कि डिफिनेशन क्या है, और पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट से राइट वो किस तरह वैरी करता है, और टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप किस तरह वैरी करता है। तो बताया ये गया है कि अगर हम लोग एक पर्टिकुलर सीरीज को देते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये सारे के सारे जो है मेटल्स हैं, और ये सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड से और इसी तरह से है अलग अलग। एटॉमिक नंबर है इनका 3, एटॉमिक नंबर 11, 39। अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो बताया जाता है कि फर्स्ट शेल में किसी भी एलिमेंट के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड में 8 हो सकते हैं, इसके पास 3 था तो मैंने एक ही बचा के रखा वहां पर। इसी तरह से सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 और थर्ड में कितना 1। जबकि अगर मैं बात करूं पोटेशियम का तो इस तरह से ये आता है कि फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 8 और फोर्थ में 1। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इसके पास में सिर्फ और सिर्फ 2 शेल्स थे। कितने शेल्स थे यहाँ पर, 2 शेल्स, जबकि यहाँ पर कितने हो गए 3 एटॉमिक शेल्स, यहाँ पर कितने हो गए 4 एटॉमिक शेल। यानी कि अगर एक न्यूक्लियस है, इसके पास में ये पहला शेल और ये दूसरा शेल, इसका अपना एक साइज है। जैसे ही तीसरा शेल आएगा उसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर चौथा भी आ गया साइज और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक नया सेल इंट्रोड्यूस होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। क्यों करता है, बिकॉज एक नया शेल आ रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि एटॉमिक साइज अक्रॉस अ पीरियड किस तरह चेंज होता है, तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एलिमेंट्स लेने होंगे जो कि एक पीरियड से बिलोंग करते हैं। वो एलिमेंट्स है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, आगे और भी है। अगर मैं लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन कहूं तो ये होता है 2, 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है इसका 3 है। जबकि बेरिलियम में एटॉमिक नंबर 4 है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 2। अगर मैं बोरोन की बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन है 2, 3, और कार्बन के लिए है 2, 4। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि पीरियड वाइज जब हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक नंबर 1 करके इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इनका कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट शेल में आहिस्ते आहिस्ते एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। लेकिन नंबर ऑफ शेल वैसे के वैसे ही है, पहले भी 2 थे, बाद में भी 2 है, नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से ऐसा लग सकता है कि शायद एटॉमिक साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा हो। लेकिन फैक्ट ये है कि जैसे लेफ्ट से राइट आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन बढ़ता है और वैलेंस शेल के अंदर में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्टिव फोर्स जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे एटॉमिक साइज उनका थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द अपोजिट चार्जेस वो उनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस केस में 3 प्रोटॉन न्यूक्लियस का 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो 3 × 3 9 यूनिट का मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन है। जबकि अगर मैं कार्बन की बात करूं तो उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है
और इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो 6 × 6 36 यूनिट का अट्रैक्टिव फोर्स वहां काम करेगा। तो यहाँ 9 यूनिट का अट्रैक्टिव फोर्स है, वहां पर 36 यूनिट का अट्रैक्टिव फोर्स है। जहां अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा वो चीजों को करीब लेके आएंगे, करीब लाएंगे मतलब साइज क्या हो जाएगा, छोटा। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो रिमेनिंग एटॉमिक साइज के अलावा जो रिमेनिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है और डिफरेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे। ओके।